हेलो एंड गुड इवनिंग। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। शाम के 6 बज चुके हैं। आधे घंटे दिन भर की बड़ी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें आज दिन भर में 4 बड़ी और अहम खबरें क्या रही हैं। बीजेपी की बैठक लगातार 3 दिन से जारी है। बीएल संतोष वहां पर पहुंचे हुए थे दिल्ली के लिए, वो बहरहाल रवाना हो चुके हैं, लेकिन इसी बीच कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। विपक्षी पार्टियां जो बार बार इस मुद्दे पर जोर दे रही थी कि क्या आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया को बदला जाएगा, उन सभी कयासों पर विराम लग गया है, क्योंकि बीएल संतोष ने ट्वीट किया और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना का कामकाज हुआ है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। साथ ही सभी मंत्रियों से मुलाकात की है, फीडबैक लिया है। पंचायत चुनाव में नतीजे ऐसे क्यों आए हैं, इस पर भी चर्चा की है। कोविड मैनेजमेंट क्या है, इस पर भी बातचीत की है। और 2022 को लेकर क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी चर्चा की गई। अगली अहम खबर शराब कांड को लेकर आ रही है। एक के बाद एक शराब कांड पर एक्शन लिया जा रहा है। अलीगढ़ में जिस हिसाब से इतने सारे लोगों की मौत हुई है, सवाल बार बार यही उठ रहा है कि जो उसका जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कब होगी। इतने बेगुनाहों ने अपनी जान जो गंवाई है, उनके परिवार वालों का क्या हाल है और कब अधिकारियों की नींद खुलेगी, इसको लेकर भी कई सारे सवाल किए जा रहे हैं। अगली अहम खबर आ रही है उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं परीक्षा का क्या होगा। कल आपने देखा था जब प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई थी, शाम में इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि सीबीएसई 12th के एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि इस वक्त बच्चों का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। इसी के मद्देनजर जुलाई में इस मुद्दे पर चर्चा होने वाली थी कि क्या यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी 12वीं की रद्द कर दी जाएंगी। इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है, जैसा केंद्र की तरफ से कल सीबीएसई के माध्यम में फैसला सामने आया है। कुछ भी बोल देंगे समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, क्या विवादित बयान दिया है, क्या बेतुकी बातें कही हैं, ये भी आगे आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बैठक का आज तीसरा दिन था। बैठक खत्म हो चुकी है। बीएल संतोष दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन कई अहम मुद्दों पर इन 3 दिनों में लगातार चर्चा हुई है। आपको बता दें, तीसरा दिन बैठक खत्म हो चुकी है। बीएल संतोष रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। मुख्यालय में ये लखनऊ की बैठक हुई थी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पंचायत चुनाव में नतीजे ऐसे क्यों रहे, इस पर भी बात की गई। मीडिया टीम के साथ बीएल संतोष ने चर्चा की। पार्टी के प्रवक्ताओं को भी बैठक में बुलाया गया था। देखिए, इस बात को समझिए कि आने वाला 2022 विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए कितना अहम है, किस रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। सभी मंत्रियों से बीएल संतोष की बातचीत करना काफी अहम संदेश देता है। विशेष रूप से जो सेवा ही संगठन है, लखनऊ में कोविड किस ढंग से कंट्रोल किया गया और सेवा ही संगठन में कितने कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं, उस पर बात विशेष रूप से आगे को लेकर क्या रणनीति? आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ बात नहीं। ये लखनऊ के लोगों को खासतौर पर मतलब लखनऊ में दरअसल जहाँ पे हमारे ऐसे राष्ट्रीय नेता जाते हैं, वहाँ पर जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से भी मिलते हैं। देखिए, हमारे सब वरिष्ठ लोग हैं, उनका मार्गदर्शन मिला। सेवा ही संगठन, उसके तहत हमें क्या काम करना चाहिए और क्या अभी कोविड को लेकर जिस तरह की चीज़ें हुई हैं उसको लेकर और आगे कैसे हमको बढ़ना है और प्रदेश की जनता और संगठन और सरकार की चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना है, ताकि प्रदेश की 23 करोड़ जनता की कैसे और सेवा की जाए। तो सेवा ही संगठन के माध्यम से मार्गदर्शन मिला है और उसी पर हम सब काम करेंगे। नहीं, कोई इस तरह की बैठक नहीं थी, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी आए हुए हैं। तो आज लखनऊ के सांसद और जो विधायक और एमएलसी हैं, उनके साथ एक परिचय और उनका अपना खुद का बैकग्राउंड क्या है राजनीति का, केवल इतनी सी बात हुई है परिचय जानने में, और कोई बात नहीं। आप लखनऊ के लोगों की कोरोना के चलते ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, उन सब पे चर्चा नहीं? इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि अब स्थिति पूर्णतः सामान्य हो गई है और जिनको ज़रूरत है उनको बेड भी मिल रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन भी मिल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश में 300 नए गैस प्लांट लगा रहे हैं। हम सब लोगों ने निधि से भी पैसे दिए हैं और लखनऊ में भी सभी जितने भी पीएससी या सीएससी हैं उन पर सब ऑक्सीजन गैस प्लांट लग रहे हैं। तो लगातार 3 दिन ये बैठक चली है। कई सारे लोगों ने, विपक्षियों ने खासकर कई कयास लगाए थे। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जब हमारे केंद्र नेतृत्व आता है तो एक मीडिया और सोशल मीडिया की भी चर्चाएं होती हैं
तो उस विषय में हुआ और हम लोग का अच्छा एक कार्य चल रहा है, उसको और तेजी से चलाना है। तो इन चीज़ों पे एक मार्गदर्शन मिला है, इसके ऊपर और कुछ है। सर तमाम तरीके की बातें हो रही है सर, आप राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहे हैं और आपके अनुभवों का यहाँ फायदा उठाने के लिए बुलाया गया है। मैं सरकार का भी प्रवक्ता हूँ, प्रवक्ता हूँ, तो सरकार और पार्टी के बीच में भी एक समन्वय होता है। उस दिशा से मुझे बुलाया गया पार्टी ने, और मैं पार्टी का भी कार्यकर्ता हूँ भैया। सिद्धार्थ जी, अभी तक मीडिया पैनलिस्ट का गठन नहीं हुआ, प्रवक्ताओं का गठन नहीं हुआ। आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत देर कर दी? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है वो संगठन है। कोरोना भी चल रहा था, वो जो भी होएगा संगठन के लोग सोचेंगे, अध्यक्ष हैं और हमारे महामंत्री संगठन। जब बीएल संतोष 3 दिन पहले लखनऊ पहुंचे थे, कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच में बीएल संतोष के इस एक ट्वीट ने सारी तस्वीर ही बदल दी है। बीएल संतोष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और कहा है कि पिछले 5 सप्ताह में योगी सरकार ने हर दिन कोरोना के नए मामलों में कमी लाई है। ये याद रखना होगा कि यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा है। कई मुख्यमंत्री जहां आबादी 1.5 करोड़ शहर का प्रबंधन नहीं कर सके, वहां पर योगी जी ने इतने बड़े राज्य को बेहतर तरीके से संभाला है। तो जो भी कयास लगाए जा रहे थे, उन सभी कयासों का ये जवाब है। राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के बीएल संतोष 3 दिन पहले लखनऊ पहुंचे थे, उनके आने से हलचल तेज हो गई थी। विपक्ष बार बार इस बात पर सरकार को साधने की कोशिश कर रहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या मुख्यमंत्री चेहरा बदला जाएगा, लेकिन इस एक ट्वीट ने सबको शांत कर दिया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, 10 पॉइंट्स आपको दिखाते हैं और ये समझिए कि पिछले 3 दिन से लगातार जो बैठक हुई है उसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई है, क्या उत्तर प्रदेश को लेकर समीक्षा की गई है। पंचायत चुनाव, कोरोना तो जरूर एक रीजन था ही, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चा हुई है, देखिए। तो अभी अभी अगर चुनाव हो तो परिणाम क्या होगा, इन सवालों पर चर्चा की गई है। सरकार और संगठन के साथ क्या समन्वय है, साथ ही ये पूछा गया कि संगठन राज्य में इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है। सरकार से विधायकों की नाराजगी का क्या कारण है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, मजदूरों का सरकार और संगठन से इतना गुस्सा आखिर क्यों है, क्योंकि देखिए चुनाव आने वाले हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आखिर सरकार क्या तैयारी कर रही है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। संगठन के कार्यक्रम में आपकी क्या भागीदारी रही है, साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि जनता की सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है। पंचायत चुनाव में इतना खराब प्रदर्शन क्यों रहा, क्या वजह रही है इसकी, इस पर भी चर्चा की गई है। कोविड के कारण फैली नकारात्मकता को कैसे कम किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता एसके बाजपेयी का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके बाजपेयी, लगातार 3 दिन से आपने देखा होगा किस तरह से लखनऊ के सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है। बीएल संतोष का जैसे ही लखनऊ बीएल संतोष पहुंचे थे, विपक्ष ने इस मुद्दे को काफी जोर से भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक ट्वीट ने सबको शांत कर दिया। बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन और सरकार के बीच में किस तरीके से सामंजस्य किया जाए, इसको लेकर पूरी तरीके से संजीदा है। ये दिखाता है कि जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ में थे, 3 दिन तक उन्होंने बैठकों का एक पूरा दौर चलाया, जहां पहले दिन जिस दिन वो लखनऊ पहुंचे, बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत जो भी आला अधिकारी थे, चाहे वो महामंत्री रहे हों या प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हों, वो सभी इस बैठक का हिस्सा थे। उसके बाद दोबारा दौर शुरू हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ, जहां पहले दिन ही उत्तर प्रदेश सरकार के सुरेश खन्ना, साथ ही साथ में जय प्रताप सिंह जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनके साथ बैठक हुई। दूसरा दिन शुरू होते ही, जो कि कल था, दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश सरकार के करीब 2 दर्जन मंत्रियों के साथ अलग अलग समय पर एकांत में बैठक हुई। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश की गई कि किस तरीके से संगठन और सरकार के बीच में एक सामंजस्य हो,
जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, जहां वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं उसमें बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए, जो 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें 2017 की परफॉर्मेंस को दोबारा से दोहराया जाए। इन बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ जो पार्टी में अगर किसी की नाराजगी है उसके लिए क्या किया जाए, इन पर भी सुझाव लिए गए। आज तीसरा दिन था जब बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने बीजेपी के जहां मंत्रियों के साथ बैठक की, उसके बाद लखनऊ के जो पदाधिकारी थे, चाहे वो लखनऊ के विधायक रहे हों, लखनऊ के मंत्री रहे हों या फिर जो एमएलसी हैं वो रहे हों, उसके अलावा बीजेपी के जो पैनलिस्ट थे उनको भी इस बैठक में बुलाया गया था। तो निश्चित है कि हर वो सब्जेक्ट जानने की कोशिश की गई और हर वो कील काटा दुरुस्त करने की कोशिश की गई जो कि 2022 की राह में है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था, सरकार और संगठन पर हमले बोल रहा था। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीएल संतोष के उस ट्वीट से दूर होती हैं जो उन्होंने किया है, जिसमें चाहे कोरोना प्रबंधन की बात रही हो, वैक्सीनेशन की बात रही हो, उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी के प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने की बात रही हो। उन्होंने इन सारी चीजों को अपने 2 ट्वीट के जरिए बताया कि किस तरीके से योगी सरकार ने काम किया और निश्चित है उन्होंने अपने ट्वीट से एक संदेश देने की कोशिश की और एक बहुत बड़ा संदेश भी देने की कोशिश यहाँ पर बिल्कुल एसके वाजपेयी की गई है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर अलीगढ़ से आ रही है। शराब कांड के माफियाओं पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, अलीगढ़ से आ रही है। अनिल चौधरी के शराब के ठेकों को प्रशासन ने जमींदोज किया है। इसी ठेके से जहरीली शराब पीकर 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लोधा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। तो देखिए एक के बाद एक यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और ये तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। ये ठेके हैं अनिल चौधरी के, जिसको प्रशासन ने जमींदोज किया है और जहरीली शराब पीकर यहाँ आपको ये जानकारी दे दें कि 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और अलीगढ़ का असर जो है आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस अब सख्त नजर आ रही है, एक्शन ले रही है लगातार। लोधा थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। ये देखिए वो ठेका है जिसको प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। और अलीगढ़ शराब कांड में सीएमओ का बड़ा बयान सामने आया है। अब तक 87 लोगों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। आपको बता दें कि जहरीली शराब से अब तक 35 मौत की पुष्टि हुई है। 52 लोगों की मौत संदिग्ध है। इस वक्त भी सीएमओ की तरफ से यह बयान सामने आया है। 13 लोगों की आंखों की रोशनी ही चली गई है। 22 लोगों का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। तो देखिए 52 लोगों की मौत संदिग्ध है। सीएमओ का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। मेरी जानकारी है डॉक्टर जिया सिद्दीकी आई के प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में, जिनके अंडर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, दूसरी यूनिट में भी चल रहा है। उनसे मेरी बात हुई है। कुल 13 पेशेंट ऐसे हैं जिनको आँख की रोशनी संबंधी शिकायत इस जहर शराब वाले मामले में हुई थी और उन सबका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसमें से कुछ लोग इम्प्रूव कर गए हैं, कुछ लोगों का अभी इम्प्रूव कर रहे हैं और कुछ 2-3-4 लोग ऐसे हैं जो जिनमें अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। कुल मिला के 87 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है और जिसमें से हम 35 लोगों का ज़्यादा सस्पिशन है कि शायद ये उसी में हुए और बाकी लोगों का जो है पर कन्फर्मेशन वो जब आगरा से विसरा की लैब रिपोर्ट आ जाएगी उसी के बाद हम कुछ कर पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं ब्रजेश, हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? लगातार आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, डीएम पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी जो सीएमओ का बड़ा बयान आया है, 87 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जिसमें से 35 पोस्टमार्टम किया गया है, जिसमें से 35 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि 13 लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोगों ने जहरीली शराब पी थी उसका सबसे पहला असर उनकी आंखों पर ही हुआ। ज़्यादातर लोगों की आंखों की रोशनी गई, उसके बाद उनको बाकी दिक्कतें हुई और उस पर जो है उनकी जान भी गई। सबसे बड़ी बात है, देखिए ये हैरान कर देने वाली बात भी है, 87 पोस्टमार्टम की बात खुद सीएमओ स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 87 पोस्टमार्टम हुए हैं, जिसमें 35 तो क्लियर हैं जो जहरीली शराब से मौत हुई हैं, लेकिन जो बाकी जो 52 हैं, 52 को अभी सस्पेक्टेड है उनकी डेथ। सबसे बड़ी बात है बिसरा प्रिजर्व किया गया और बिसरा की जांच में 3-3 महीने तक का समय लग जाता है। तो ऐसे में क्या मौत के असल कारणों को जानने के लिए
क्या 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा? दूसरी बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद सस्पेक्टेड डेथ की कैसे हो सकती है? अगर आपको 2, 4, 6, 8 लोग सस्पेक्टेड होते समझ में आता, लेकिन इतनी बड़ी तादाद, भाई ना तो उन्हें कोविड था ना ही उन्हें और कोई समस्या थी, फिर अगर मौत हुई है लगातार तो मौत कैसे हुई है, ये सवाल है। और इसीलिए हम कह रहे हैं इन सस्पेक्टेड डेथ में भी कहीं ना कहीं कुछ संदेह खड़ा होता है कि आखिर क्या ये वाकई में सस्पेक्टेड है या इसी उन्हें बीच एक जानबूझ बड़ी खबर आ रही है suspected अलीगढ़ बनाया से ही, उस पर भी आपसे इनपुट लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि धीरज शर्मा का नाम सामने आ रहा है इस पूरे शराब कांड में, जो इसका मास्टरमाइंड निकला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा शराब कांड का मास्टरमाइंड था। धीरज शर्मा अवैध शराब का कारोबार भी चला रहा था। धीरज शर्मा के ही इशारे पर विजेंद्र कपूर मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई करता था। विजेंद्र कपूर के पास मिथाइल अल्कोहल रखने का कोई भी लाइसेंस नहीं था। विजेंद्र कपूर के पास 63 ड्रम मिथाइल अल्कोहल बरामद हुए हैं। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि आखिरी समय तक विजेंद्र कपूर को बचाने में लगा रहा धीरज शर्मा। रेड के बावजूद धीरज शर्मा अल्कोहल के सैंपल भरने को तैयार ही नहीं था। जल्द ही धीरज शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो देखिए, जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा शराब कांड का मास्टरमाइंड निकला है। ब्रजेश लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रजेश, धीरज शर्मा जिला आबकारी अधिकारी का नाम सामने आ रहा है जो इस पूरे शराब कांड का मास्टरमाइंड निकला। देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहले दिन से लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे नेक्सस को, शराब माफियाओं के जो पूरा नेक्सस है, नेक्सस को ऑपरेट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि खुद प्रशासनिक अधिकारी और आबकारी अधिकारियों की मिली भगत ना हो। आबकारी महकमा उसमें सबसे ज्यादा सवालों में है और यही वजह मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी की है। लेकिन सबसे बड़ी अभी तक की जो जांच में सामने आया है उसमें जो आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा है वो इस पूरे कुचक्र का मास्टरमाइंड है। दरअसल वो फिर चाहे विजेंद्र कपूर को केमिकल सप्लाई के लिए तैयार करना हो, विजेंद्र कपूर के साथ साथ वो फिर चाहे अनिल चौहान हो, माफ कीजिएगा अनिल चौधरी हो, चाहे ऋषि शर्मा हो या विपिन यादव हो, इन सबको एक गोल में ला करके ये जो नकली शराब बनाने का कारोबार था वो पिछले काफी दिनों से धीरज शर्मा के संरक्षण में ही चल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि विजेंद्र कपूर को लास्ट तक बचाने की धीरज शर्मा के कहने पर ही आबकारी के कुछ लोगों ने पूरी कोशिश की। जिस वक्त प्रशासन ने छापेमारी की, जिस वक्त विजेंद्र कपूर के यहाँ छापेमारी चल रही थी, लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि मिथाइल अल्कोहल के सैंपलिंग ना होने पाए, मिथाइल अल्कोहल ना आने पाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एथाइल अल्कोहल यानी स्प्रिट और मिथाइल अल्कोहल रंग में, गंध में और अगर देखा जाए तो दिखने में लगभग एक तरीके का होता है। ऐसे में एथाइल जल्दी ये बताया जा रहा है ब्रजेश की धीरज शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इस खबर पर नजर रखिएगा। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बहरहाल एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा पर कोई फैसला, अहम फैसला लिया जा सकता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। आपको बता दें कि कल ही 12वीं की परीक्षा रद्द हुई थी, सीबीएसई 12वीं की। कई और स्टेट्स हैं जिन्होंने 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। एमपी, गुजरात बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द हुई हैं। साथ ही उत्तराखंड बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द हुई हैं। और इसी पर अब उत्तर प्रदेश 12वीं बोर्ड को लेकर बड़ी खबर जल्द ही सामने आ सकती है। सीबीएसई की तर्ज पर ही रद्द हो सकती है यूपी 12वीं की परीक्षा। जिस तरह से कल केंद्र सरकार ने सीबीएसई 12th के एग्जामिनेशन को कैंसिल किया था, वैसे ही आगे अब उत्तर प्रदेश में भी रद्द की जा सकती है। उत्तराखंड, एमपी, गुजरात में पहले ही इन सभी 12th के एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जा चुका है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा था कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, सबसे पहले है। उसको देखते हुए अब बाकी राज्य भी क्लास 12th के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर रहे हैं। 10th के एग्जामिनेशन पहले ही कैंसिल किए जा चुके हैं और कल सीबीएसई 12th के एग्जामिनेशन को भी केंद्र की तरफ से कैंसिल किया गया है। एमपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो या फिर गुजरात बोर्ड हो, इन सभी ने अपनी 12th के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है। अब इस पर उत्तर प्रदेश में फैसला लेना है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे एसके वाजपेयी का। एसके वाजपेयी, पहले तो जुलाई में इस बात पर फैसला आने वाला था कि 12th बोर्ड
जो यूपी बोर्ड है उसके 12th के एग्जामिनेशन पर क्या चर्चा की जाती है। लेकिन देखिए, जैसे ही कल केंद्र सरकार ने सीबीएसई 12th के एग्जामिनेशन को कैंसिल किया है, एमपी में भी कैंसिल किया जा चुका है, उत्तराखंड हो या गुजरात क्यों ना हो, ऐसे में क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि हम देखें उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा बोर्ड है, यूपी बोर्ड, जिसको लेकर करीब 56 लाख ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने अपना आवेदन इस बोर्ड परीक्षा के लिए किया था। हालांकि इसमें 29,94,000 ऐसे छात्र थे जो कि हाई स्कूल के थे, उनकी परीक्षा पूरी तरीके से निरस्त की जा चुकी है, जिसके शासनादेश जारी हो चुके हैं। जहां तक 12वीं की बोर्ड परीक्षा का सवाल है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बयान जारी किया है और साफ किया है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड के छात्रों की परीक्षा रद्द की है, ऐसी स्थिति में हम लगातार विचार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी। उस स्थिति को लेकर हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में जुलाई के महीने में जो कि प्रस्तावित है 12 की परीक्षा के लिए, साथ ही साथ में उसमें बहुत सारी रिबेट पहले ही दी जा चुकी है, जिसमें जो प्रश्न पत्र है उसमें सिर्फ 10 प्रश्न होंगे, जिसमें सिर्फ 3 ही करने होंगे। 3 घंटे की जगह सिर्फ 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र ही करने के लिए 12वीं के छात्रों को निर्देशित किया गया है। हालांकि अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो इसको लेकर डिप्टी सीएम ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं रद्द की जाएंगी या नहीं, इसको लेकर हम लगातार विचार कर रहे हैं। यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। शुक्रिया इसकी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन का अजीबोगरीब बयान सामने आया है और ऐसा पहली बार नहीं है जब वो विवादित बयानों में फंसे हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कोरोना और तूफान के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, शरीयत से छेड़छाड़ हुई है, इसीलिए कोरोना से हजारों मौतें हुई हैं। सरकार ने सीए कानून से शरीयत में छेड़छाड़ की है, शरीयत से छेड़छाड़ के चलते 2 बड़े तूफान आए हैं। आने वाले समय में और भी आसमानी आफत आ सकती है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन का ये बेतुका बयान सामने आया है। देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। जिस तरह से नाइंसाफियां हुई हैं 7 सालों के अंदर, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मासेस के बीच में, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे लाइसेंसेस का मामला हो, चाहे और भी बहुत से मामलात हों, कि उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफियाँ हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। एसटी हसन के इस बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। देश के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग नहीं ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिताओ, शरिया कानून लाओ। इनकी बोली और आईएसआईएस की बोली एक सी है। ये शरिया कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए नाइंसाफी की जो बात कर रहे हैं तो इन्हें नाइंसाफी जो नजर आ रही है एसटी हसन को और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, वो ये है कि बरसाना में होली क्यों हो रही है, सीए का कानून क्यों आ रहा है। देश के संविधान में विश्वास। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से ये अहम खबर आ रही है। कोरोना टेस्टिंग के मामले में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया है। 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। और आपको बता दें, देश का ऐसा पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है जहां पर 5 करोड़ टेस्टिंग किए गए हैं। एक ही दिन में करीब 3,32,000 टेस्ट करने वाला यूपी पहला राज्य बना है। पिछले 24 घंटे में करीब 1500 नए मामले सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना का ग्राफ गिरता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आए दिन मामले कम होते जा रहे हैं। इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में